बीस जनवरी को राष्ट्रीय जस्टिस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व सांसद इलियास आजमी के निर्देश पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दौरे पर हरदोई, शाहजहांपुर, तिलहर, कटरा, फरीदपुर विधानसभा क्षेत्रों में संगठन की जिम्मेदारियां सौंपने के बाद राष्ट्रीय जस्टिस पार्टी के कार्यवाहक अध्यक्ष पूर्व विधायक हाजी अब्दुल सलाम साहब के नेतृत्व में पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव प्रवक्ता हाफिज इरशाद साहब, पूर्व विधायक शोएब अंसारी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष काजी जाहिद, राष्ट्रीय महासचिव युवा नेता यासिर मंसूर, मौलाना सोहेबुर रहमान, शोएब अंसारी आदि का काफिला जैसे ही बिथरी विधानसभा क्षेत्र पहुंचा, वहां पर उपस्थित पार्टी कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रीय जस्टिस पार्टी के नेताओं का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। स्वागत के बाद राष्ट्रीय जस्टिस पार्टी के सभी नेता PWD गेस्ट हाउस बरेली पहुंचे। यहां भी पार्टी कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। स्वागत के बाद एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें राष्ट्रीय जस्टिस पार्टी के कार्यवाहक अध्यक्ष हाजी अब्दुल सलाम, पूर्व विधायक व पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव प्रवक्ता हाफिज इरशाद साहब, पूर्व विधायक ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए राष्ट्रीय जस्टिस पार्टी की नीतियों के बारे में बताते हुए कहा। बरेली से नाजिश अली की रिपोर्ट। इरशाद साहब, ये बताइए, आज जो आप लोग यहाँ बरेली आए हैं जी, किस मकसद से, क्या पर्पस है आपका? असल में हम लोगों ने एक नई पार्टी तश्कील दिया है। ख़यालात और आइडियालॉजी बहुत पुरानी है, लेकिन इस आइडियालॉजी पर और इन ख़यालात पर कोई काम पॉलिटिकल यहाँ हो नहीं रहा था। तो राष्ट्रीय जस्टिस पार्टी के नाम से एक नई पार्टी की तश्कील की गई है, जिसके कौमी सदर जनाब इलियास आज़मी साहब साबिक़ MP हैं और वर्किंग प्रेसिडेंट, नेशनल वर्किंग प्रेसिडेंट जनाब अब्दुल सलाम साहब हमारे बगल में बैठे हुए हैं, साबिक़ MLA आज़मगढ़। इसका मकसद, राष्ट्रीय जस्टिस पार्टी का मकसद है कि ये हिंदुस्तान की सियासत में इस वक्त दो एक्सट्रीम पर सियासत जारी है। एक एक्सट्रीम भारतीय जनता पार्टी है, इंतहा पसंदी की सियासत कर रही है। दूसरी तरफ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की सियासत है, जो एक ही सिक्के के दो रुख हैं। बीच की एक मॉडरेट और आम लोगों की, मजलूम लोगों की, कमज़ोर तबक़ात की, मुसलमानों की, अक़लियतों की, इनकी आवाज़ ईमानदारी से उठाने वाला कोई नहीं है। दूसरी चीज़ कि हम लोगों ने जो भी पार्टियां यहाँ पर बनी हैं, जो काम कर रही हैं, वो या तो वर्ग विशेष की हैं, या जात विशेष की हैं, या धर्म विशेष की हैं। हम लोग बहैसियत हिंदुस्तानी, हम लोगों का ये कर्तव्य है और हम लोगों की ये सोच है कि हमको हर हिंदुस्तान का हर नागरिक जो पीड़ित है, जो शोषित है, जिसके साथ अन्याय हुआ है, उस किसी भी जात, किसी भी धर्म, किसी भी वर्ग का हो, उसके लिए हम न्याय की, उसको न्याय दिलाने की लड़ाई लड़ेंगे, उसके लिए संघर्ष करेंगे। 22 का चुनाव यूपी और उत्तराखंड दोनों स्टेट में है, दोनों जुड़े हुए स्टेट हैं जी जी, और उत्तराखंड यूपी का ये पार्ट है जी। क्या उत्तर प्रदेश की कितनी सीटों पर, उत्तराखंड की कितनी सीटों पर आपकी राष्ट्रीय जस्टिस पार्टी चुनाव लड़ेगी? अभी तो हमारी पार्टी को मुश्किल से 1 महीना हुआ है तश्कील हुए, और हम हवा में कोई काम नहीं करेंगे, ना हवा में बात करेंगे। अभी हमने सीटों का कोई मन नहीं बनाया कि हम कितनी सीटों पर लड़ेंगे। हम उन सीटों को देख रहे हैं, अभी अपनी पार्टी का विस्तार कर, उसका संगठन खड़ा कर रहे हैं। चुनाव जहाँ जहाँ से हमको संभावनाएं नज़र आएंगी, जितनी सीटों पर, उतनी सीटों पर हम लड़ेंगे। बकिया जो लोग हमारी ताकत को मजबूत करने की पोजीशन में होंगे, उनको कहीं ना कहीं सब सहयोग करेंगे। बकिया कोई निर्दल लड़ रहे होंगे, अच्छे प्रत्याशी होंगे, या और कहीं अच्छे प्रत्याशी होंगे, तो एक अलग पॉलिसी बनेगी। लेकिन फिलहाल हमने एक सीटें नहीं तय की हैं कि कितनी सीटों पर लड़ना, लड़ेंगे इलेक्शन, ये तय है। इरशाद साहब, हम ये जानना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश की 158 ऐसी सीटें हैं जहाँ से एक बार मुसलमान विधायक रहा है, दोबारा वहाँ से नहीं जीत पाया। क्या इस पर भी कोई आपकी पार्टी की रणनीति है? नहीं, हमारी रणनीति मुसलमानों के लिए अलग से ऐसी नहीं है। जैसे 158 सीटों पर चुनाव लोग जीते हैं, अगर उन्हें 158 सीटों पर 58 सीटें ही हम जीतने की पोजीशन पे हम मुसलमान आए, और बकिया 100 सीटों पर अगर हमारे कोऑपरेशन से, हमारे सपोर्ट से, हमारे टिकट से नॉन मुस्लिम जीतता है, तो हमारी आइडियोलॉजी का नुमाइंदा होगा, उसको हम लड़ाएंगे, जिताएंगे। जो रिजर्व सीटें हैं
जी, वो कितनी सीटें लड़ेंगी राष्ट्रीय जस्टिस पार्टी? अभी रिजर्व सीटों पर भी हम देख रहे हैं। अभी तो हम यही काम कर रहे हैं, इसलिए आज बरेली आने का मकसद भी यही है। हम हर ज़िले में जा रहे हैं, वहाँ हम समीक्षा करेंगे, देखेंगे कि कितनी सीटों पर हम किन किन सीटों पर लड़ सकते हैं और लड़ा सकते हैं। क्योंकि जितनी भी रिजर्व सीटें हैं, कोई जी। सीट ऐसी नहीं है जहां 50,000 से लेकर के 70 और 75,000 मुस्लिम वोट है, वो सीटें रिजर्व हैं। जी, वहां पर क्या रणनीति रहेगी आपकी? वहाँ तो रणनीति ऐसी रहेगी कि हमारा हमारा सपोर्ट का या हमारी पार्टी का, हमारे सिंबल का नुमाइंदा लड़े और उसको हम चुनाव जितवाएं। दलित चेहरा आपके पास कोई ऐसा है जिसके इसमें देख करके थोड़ा दलित सा हम वोट- लोग हमारे कौमी सदस्य राष्ट्रीय साहब। अध्यक्ष साहब ने ये डिसाइड कर लिया है कि जैसे शाहजहांपुर में अगर 4 सीट है, चारों सीट पे हम लड़ेंगे, चाहे वो रिजर्व हो चाहे वो बैकवर्ड हो, उस पे लड़ेंगे हम चारों पे। आजमगढ़ की 10 सीट है, 10 पे हम लड़ेंगे, उसमें 2 रिजर्व है, तो दोनों पर हम अपनी पार्टी लड़ाएंगे। ये हमारा डिसाइड हो चुका है। मतलब ये आप तय कर चुके हैं कि उत्तर प्रदेश की 403 सीटों नहीं, में 400 पे नहीं लड़ेंगे, जो ये- हम ये डिसाइड decide कर नहीं। लेंगे। जैसे अभी बरेली में है, शाहजहांपुर में है, आजमगढ़ है, शाहजहांपुर है, वहाँ पे हम पूरी सीट पे लड़ाएंगे। बरेली की कौन सी सीटें आपके टारगेट पर अभी हैं? आज आए हुए हैं, वो डिसाइड करेंगे, उसके बाद अगले उसमें हम आपको बता देंगे किस पे क्या यहाँ पे संभव। के पास जी। हैं और कुछ सीटें बरेली की लगभग 5 सीटें ऐसी हैं जहां से मुस्लिम विधायक होते थे और आपके आने से वहां पर फिर भाजपा का कब्जा हो जाए। अच्छा, अब अभी तक तो हम नहीं थे हिंदुस्तान की सियासत में। आज हिंदुस्तान की कौन सी ऐसी जगह है जहाँ भाजपा कब्जा ना हो? आप मुझे कल बता दें। परिस्थितियां बदलेंगी। परिस्थितियाँ नहीं बदलने वाली, इसलिए कि आप पत्रकार हैं, आप एनालाइज करें कि भाजपा के साथ कौन लोग हैं और इन सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियों के साथ कौन लोग हैं। इस सेकुलर तो कोई है ही नहीं। येस, यू आर राइट, नो बडी इज सेकुलर। यहाँ सो कॉल्ड मैंने कहा है, सो कॉल्ड सेकुलर, तो सो कॉल्ड सेकुलर को हमसे इनसे क्या मतलब है? हारे या जीते? तो राष्ट्रीय जब जस्टिस पार्टी आपके कहने के क्या मुताबिक रहेगा? दे ऑल आर दी कम्युनल, तो फिर हमको उससे क्या मतलब है? हम अपनी पार्टी, अपनी विचारधारा को हम आगे बढ़ाने का काम करेंगे। चुनाव कोई हारे कोई जीते, क्या तो फर्क? राष्ट्रीय जस्टिस पार्टी को आप सेकुलर पार्टी की तरह लेकर चलेंगे या वर्ग विशेष की पार्टी की तरह लेकर चलेंगे? आपने पहले आपसे अर्ज किया है कि ना किसी वर्ग की पार्टी है, ना किसी जात की पार्टी है, ना किसी धर्म की पार्टी है। ये पार्टी है उन तमाम भारतीय नागरिकों के जिनके साथ अन्याय हो रहा है, जिनका शोषण हुआ है, जिनको सताया गया है, जिनको इंसाफ नहीं मिला, जिनको उनका अधिकार नहीं मिला, उन तमाम लोगों की लड़ाई हम लड़ेंगे। चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे ठाकुर हो, चाहे बनिया हो, चाहे मुसलमान हो, जिसके साथ भी अन्याय होगा उसकी लड़ाई लड़ेंगे। वो चीज आपने खुद कह दी कि सेकुलर पार्टी भारत की पहली होगी। जी। तो सेकुलरिज्म की डेफिनेशन क्या है? सेकुलरिज्म की डेफिनेशन जो कॉन्स्टिट्यूशन में है, सेकुलर दरअसल जो हमारा दस्तूर और संविधान बना तो उसमें एक ये लफ्ज़ जो है, यही हमारे दस्तूर की आत्मा है। सेकुलरिज्म की डेफिनेशन लोगों ने अब तक गलत बयान करी। सेकुलरिज्म हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारी पर्सनालिटी नहीं है सेकुलर। आपकी पर्सनालिटी सेकुलर नहीं है। अगर हम अपने विचार को में उस सेकुलरिज्म की जो है सोच जो है उसको अगर डाल लें तो हम सेकुलर हैं। सेकुलरिज्म की डिफिनेशन ये है कि इस देश का संविधान के तहत किसी भी धर्म, किसी भी जात, किसी भी वर्ग के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। धर्म के आधार पर, जात के आधार पर, वर्ग के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। सबके साथ यकसा सलूक, बराबर का सलूक होगा, और वो आज तक 72 सालों में नहीं हुआ। काशीराम जी से जब ये पूछा गया कि आप धर्मनिरपेक्षता का नारा देते हैं, सेकुलरिज्म के नाम पर आपने वोट लिया है और आप भाजपा के साथ सरकार बना रहे हैं, तो उन्होंने बेसाख्ता ये कहा कि भाई सेकुलरिज्म शब्द जो है वो मुसलमानों को सोचना चाहिए इसके बारे में। हम भी हिंदू, वो भी हिंदू, हमारे बीच सेकुलरिज्म लेकर आप कहाँ से आ गए? मैं वही बात आपसे अर्ज करना चाह रहा था कि उनकी बीमारी अलग है और हमारी बीमारी अलग है। तो हम तो ये मान के चल रहे हैं, 72 साल हम मान के इसलिए चल रहे हैं कि 72 साल का एक्सपीरियंस हमारे साथ जो है वो ये है कि हमारे साथ किसी ने सेकुलर और मजहबी भेदभाव से हट करके काम करने का काम नहीं किया। इवन कांग्रेस ने 1952 में प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस के ज़रिए उन तमाम मुस्लिम जातियों को उस दलित की सूची से बाहर कर दिया जो मुसलमान थी, जो पेशे के बुनियाद पर दलित थे, लेकिन उनको मजहब की बुनियाद पर अलग कर दिया गया। और यही कॉन्स्टिट्यूशन हमारा कहता है कि मजहब की बुनियाद पर किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा, और वही हमारे साथ 72 साल से किया जा रहा है। चुनाव लड़ेंगे और वहाँ पे पोजीशन ये हो कि आप मान लीजिए 40-50 सीटें जीत करके आएंगे,
और तो उस कंडीशन में आप किसके साथ खड़े होंगे? अब हो सकता है कि हम खुद स्टैंड करें कि हमें जो लोग सपोर्ट दें। अगर वहां परिस्थिति ये हो, अगर हम 50 सीटें जीत के आएंगे तो हम सरकार बनाने का दावा करेंगे। तो अब इस फिर पोजीशन में होंगे हम सरकार बनाने का दावा करें। अगर भाजपा आपको समर्थन कर देगी तो क्या सरकार बना लेंगे? क्या अगर भाजपा के समर्थन से हम सरकार नहीं बना सकते तो इन पार्टियों के समर्थन से भी ये बगैर शर्त जो कोई भी देगा हमको समर्थन बनाएंगे सरकार। भाई हर पार्टी में 4-4 मुख्यमंत्री के, 2-2 मुख्यमंत्री के, और हर पार्टी का प्रेसिडेंट मुख्यमंत्री का दावेदार है। उस कंडीशन में वो आपको क्यों समर्थन देंगे? हाँ, तो हम यही तो कह रहे हैं कि अगर समर्थन बिला शर्त देता है कोई तो समर्थन लिया जाएगा बिला शर्त। भाई भाजपा आपसे बिना शर्त समर्थन के लिए तैयार हो जाएगी, क्या उस कंडीशन में आप सरकार नहीं, बनाएंगे? वो तो फिर हमारी पार्टी तय करेगी बैठ करके कि हमको परिस्थितियों के अनुसार वो फैसला हमारी पार्टी तय करेगी। अब्दुल सलाम, एक्स MLA आजमगढ़, और राष्ट्रीय जस्टिस पार्टी का मैं वर्किंग प्रेसिडेंट आज की डेट में। अच्छा विधायक जी, ये बताइए कि आपकी पार्टी की रणनीति 2022 के चुनाव में किस तरीके की रहेगी? 2022 में हम हर हाल में इलेक्शन लड़ेंगे। जितनी मेहनत हो सकती है हम लोग, अभी 1 महीना हुआ हमारी पार्टी बने हुए, हम लगे हुए हैं, मुस्तकिल तब से लगे हुए हैं। और हमारा संगठन जैसे इलाहाबाद में है, शाहजहाँपुर में और मुरादाबाद में हमारा लगभग संगठन बन गया है। इसी तरह हम लोग 2-3 महीने में हमें उम्मीद है कि हम पूरे प्रदेश में जहाँ जहाँ इलेक्शन लड़ना वहाँ पे हम संगठन बना लेंगे। और जिस डिस्ट्रिक्ट में हम अपना संगठन बनाएंगे वहाँ पे जितनी भी सीट होगी उस पर हम सब इलेक्शन लड़ाएंगे। ये नहीं है कि हम जैसे 18% मुस्लिम वोट है तो 18% के हिसाब से ही हम कैंडिडेट लड़ेंगे। जैसे आजमगढ़ में अगर 18% है तो वहाँ पे जो भी बनता है हमारा 2 सीट बनेगी, 2 पे लड़ेंगे, बाकी पर बैकवर्ड और इन लोगों को हम इलेक्शन लड़ाएंगे। अच्छा विधायक जी, ये बताइए, आपकी बात 18% आप मुस्लिम्स को लड़ाएंगे, तो क्या 33% महिलाएं भी लड़ेंगी आपके चुनाव में? बिल्कुल लड़ेंगे, बिल्कुल लड़ाया जाएगा। 27% OBC SC ST उनको भी लड़ाएंगे, मतलब जो रिजर्वेशन का स्ट्रक्चर जी है। जी बिल्कुल उस पर अमल करेंगे। ये बताइए विधायक जी, अगर परिस्थितियां जैसे कि चल रही हैं उत्तर प्रदेश में, भाजपा को हराने के लिए, NDA गठबंधन के प्रत्याशियों को हराने के लिए अगर कोई मोर्चा बनता है तो आपकी क्या भूमिका रहेगी उसमें? अभी तो हम बहुत कम टाइम हुआ हमारी पार्टी बने हुए, पार्टी जैसे जैसे वो करेगी गठबंधन तो देखा जाएगा। अगर उस वक्त हालात बनेंगे तो गठबंधन किया जाएगा। और दूसरी चीज़ कहना चाह रहा हूँ कि हम लोग BJP को हराने का ठेका नहीं ले रखी है। इस बेस पे ये पार्टी बनी है कि जो भी हो, कोई भी जीते। 70 साल से हमें यही डराया जा रहा था, BJP आ जाएगी, BJP आ जाएगी, BJP आ गई। सेंट्रल में भी है, उत्तर प्रदेश में भी है और बहुत सारे स्टेटों में है। तो अब वो डराने का काम सेकुलर पार्टियां जो बनती हैं कि हम सेकुलर हैं, अब वो सब ये सब छोड़ दें। अब हम लोग निकले हैं, इंशाल्लाह हम लोग कामयाबी पाएंगे और हम लोग जीतेंगे। आखिरी सवाल जी, अखिलेश यादव पिछले महीने से लगातार बार एक बात कह रहे हैं कि हम छोटे छोटे दलों को अपने साथ लेकर चुनाव में जाएंगे उत्तर प्रदेश के, तो क्या आप उनके साथ चुनाव में जाएंगे? बिल्कुल नहीं जाएंगे, क्योंकि उनका सेकुलरिज्म जो है वो हमने देख लिया है। हमारे आजमगढ़ का रहने वाला हूँ। आजमगढ़ में 23 लोगों पे देशद्रोह का मुकदमा लगा और आज तक अखिलेश जी उस पे बयान नहीं दिए। औरतों पे 2 बजे रात में CAA के धरना प्रदर्शन हो रहा था, 2 बजे रात में लाठीचार्ज हुआ, आज तक वो गए भी नहीं बिलरियागंज में। तो उनका सेकुलरिज्म बिल्कुल हमें पसंद नहीं है। विधायक जी, जैसे कि हमारे यहाँ 3 दिन का समाजवादी पार्टी का शिविर चल रहा है, तमाम समाजवादी पार्टी के नेता यहाँ पर डेरा डाले हुए हैं और मुसलमानों के बीच वो जा रहे हैं, और कल अखिलेश यादव भी यहाँ पर कार्यशाला में आ रहे हैं। तो जो मुस्लिम वोट को वो उनसे स्लिप हो रहा था उसको इकट्ठा करने के प्रयास में लगे हुए हैं, इस पर क्या कहना चाहेंगे? इसमें यह है कि हमारी पार्टी जो है बिल्कुल बगल में आपके रामपुरा आजम खां उनके सबसे फाउंडर मेंबर थे, उनके लिए आज तक सपा ने आवाज़ नहीं उठाया, अखिलेश यादव ने कुछ नहीं बोला। तो मुसलमान, पूरे प्रदेश का मुसलमान समझ गया है कि ये किस तरह के सेकुलर हैं। उनके साथ अब जुड़ने के लिए तैयार मुसलमान नहीं होगा।
और जहाँ तक मैं जानता हूँ कि अगर लाठी डंडा खाना होगा, सपा में रहते हुए मुसलमान लाठी डंडा खाएगा और राज्यसभा में जाएंगे राम गोपाल जी। ये उनकी नीति है। यादव से वो पीछा छुड़ा नहीं पा रहे हैं। मुसलमानों को कोई भला उनसे होने वाला नहीं है। विधायक जी, एक सवाल और है जी। क्या आपकी पार्टी ने अभी तक कुछ किसानों के लिए किया है? आपकी बिल्कुल, पार्टी हम लोग गए हैं, किसानों के साथ हैं, उनके धरने में भी हम लोग क्या गए आंदोलन हुए में थे। शामिल हुए? आंदोलन में शामिल हुए हैं और उनके साथ हम लोग हमारे खड़े थे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी उस आंदोलन में शामिल हैं।